नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व था 382। ठीक है, आपको राइट आंसर जिसने भी लगाया 382 उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या का जो घनत्व था वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था। ठीक है, 2000 और 2001 से 2011 के बीच जो था भारत का जनसंख्या घनत्व था 17.72% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, किससे? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र में ये क्या है देखिए, सबसे पहले देखते हैं बिहार के बारे में। देखिए, बिहार की जनसंख्या जो घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे अधिक है। राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक आपका राज्य में बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जिसका जनसंख्या घनत्व हमारा है 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है केरल, जिसका जनसंख्या घनत्व है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले देखते हैं। ठीक है, अगला आपका जो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के नाम पे यदि हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चंडीगढ़ का। देखिए, चंडीगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो दूसरे नंबर पे आता है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, और इसका जो है 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो है, अगर राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है केवल अरुणाचल प्रदेश का ही। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि किसमें? राज्यों में। देखो, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम यदि पूछा जाए तो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी कि बुलसाई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? ठीक है, जो केंद्र बिंदु होते हैं उसको बुलसाई बोलते हैं, और जो पीले कलर का होता है। ठीक है, उस पर आपको अंक मिलते हैं 10, यानी जिसने में 10 लगाया उसको बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए तीरंदाजी में लक्ष्य 10 में रंगीन स्कोरिंग होती है। इसमें हर रंग की दो रंगी होती है। ठीक है, तो यानी कि सभी कलर प्रकार के हर प्रकार के कलर की दो रंगी होती हैं, और लक्ष्य लगने वाले तीर के लिए अंक दिए जाते हैं। किस प्रकार अंक दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये पीले रंग की रिंग को 8 और 9 अंक मिलते हैं। ठीक है, लाल रंग की रिंग को 8 और 7 अंक मिलते हैं, और नीले रंग की रिंग को 6 और 8 अंक मिलते हैं। काले रंग की रिंग को 4 और 3 अंक मिलते हैं। सफेद रंग की रिंग को 2 और 1 अंक मिलते हैं, और लक्ष्य चूकने पर कोई भी अंक नहीं मिलता है। ठीक है, किसी को भी नहीं मिलेगा, लक्ष्य चूक जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक है, यदि इस तरह से आता 25 से 28 तो आप 25 से 28 भी लगा सकते थे। यदि केवल 25 था तो आपको 25 ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की आज़ादी का अधिकार है। यही एक मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। ये अधिकार नागरिकों तो गैर नागरिकों दोनों के लिए लागू होता है। ओके, देखिए इस अधिकार के तहत लोग अपने धर्म को बदल सकते हैं। लोग अपने धर्म दूसरों के साथ मिलकर अपने धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, लोग सार्वजनिक और निजी तौर पर धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और इस अधिकार के तहत लोग बिना किसी के दबाव में आकर अपना धर्म भी चुन सकते हैं। और इस अधिकार के तहत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, और राज्य धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में से कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? ठीक है, कौन सा कोशिकांग है वो दोनों में पाया जाता है? तो क्या राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं दोनों में तरह की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मा होता है, और यही एक जेली जैसा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्मा साइटोसोल से मिलकर बना होता है, और साइटोसोल कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य होता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारिक फिरोजशाही पुस्तक के लेखक पूछा गया था। ठीक है, तारिक फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपको जो राइट आंसर था वो आपका था जियाउद्दीन बर्नी, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी इतिहास तारिक फिरोजशाही पुस्तक के लेखक हैं, और इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मुस्लिम मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि RRR यानी ट्रिपल आर जो मूवी है
उसके लेखक कौन है, ठीक है। जो ट्रिपल आर मूवी आई थी RRR, उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक हैं केबी विजेंद्र प्रसाद। जिसने भी लगाया केबी विजेंद्र प्रसाद, तो उसका भी राइट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए जो RRR के लेखक हैं विजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, और उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है। और इसके जो निर्देशक हैं उनके पुत्र SS राजा मौली हैं, ठीक है। तो उनके जो यदि निर्देशक पूछा जाए तो आपको बताना है SS राजा मौली। अगले चैप्टर में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और षष्ठम यानी छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को रूप में जाना जाता है, यानी कि बीच में जो योजना चली उसको किस रूप में जाना है, तो उसको हम कहते हैं योजना आवर्ती, ठीक है। उसमें आवर्ती योजना के नाम से उसे हम जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारत में आवर्ती योजना तो 1978 में शुरू हुई थी, और आवर्ती योजना की अवधारणा को गुरनार मंडल ने बनाया था। 1980 में सत्ता में आने पर इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से खारिज कर दिया, और एक छठी पंचवर्षीय योजना उसने फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। जो देखिए आवर्ती योजना थी उनका मुख्य लाभ था कि यह बहुत लचीली होते थे, और रोलिंग योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता था, और इसके आकलन पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी, ठीक है। रोलिंग प्लान या आवर्ती योजना है, ठीक है, इनका दोनों का एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 और 24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, यानी जो फाइनल था किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ठीक है, इसका आपको जो राइट आंसर था वो आपको लगाना था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है। इसने भी लगा उसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब में जीतकर निर्विवाद चैंपियनशिप बनी थी, और यह चैंपियनशिप दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी, ठीक है। और पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने रेलवे को हराया था, जबकि महिला फाइनल टीम ने महाराष्ट्र के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। जो वर्तमान में यदि अनुच्छेद की बात करें तो आपके अनुच्छेद है 448, ठीक है, जितने भी लिखा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अनुच्छेदों की यदि संख्या पूछे वर्तमान में तो आपके 448 हैं, और यदि मौजूदा भाग पूछे तो भाग आपको बताने हैं 25 भागों में बटा हुआ है। ओके, देखिए इसके पहले यदि हम देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण के समय जो थे 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और संविधान में मौजूद अनुच्छेदों में विधानमंडल कार्यपालिका अनुसूचित जैसे संवैधानिक निकाय, संवैधानिक वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार वगैरह भी शामिल है। संवैधानिक अनुच्छेद के मौजूद अनुच्छेदों में सरकार की शक्तियां, कर्तव्य, जिम्मेदारियों और साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आई थी 1993 में आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत थी वो 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आया था, वो था कि भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, ठीक है। तो भारत की GDP गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार होता है, CEO, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और ये सांख्यिकी और कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और CEO भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय का कार्य करता है। ओके, सीक्यू के कार्य के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्या क्या कार्य हैं। देखिए भारत की GDP की गणना करना और आर्थिक डेटा इकट्ठा करना था, सांख्यिकी रिकॉर्ड रखना और सांख्यिकी मानकों को विकसित करना था, उद्योगों का सालाना सर्वेक्षण करना, ठीक है, ये भी इसका एक काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों के विकास के लिए एक योजना चलाई थी, उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना थी, ठीक है, जो बच्चों के विकास के लिए चलाई गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या था इस योजना के अंतर्गत। देखिए ये उस योजना का जो उद्देश्य था बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को 4000 प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए कहा गया था, और उनके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराई जाती थी। और इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए किया था, उनके लिए उच्च शिक्षा और व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए 5000 से लेकर 8000 प्रति माह तक की सहायता प्रदान करती थी। और इसके साथ साथ ही इस योजना के तहत बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से चिकित्सक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है देखिए,
0 से 6 साल के बच्चों में, यानी कि लड़का और लड़कियों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों के अनुपात को, ठीक है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में जो था बाल लिंगानुपात सबसे कम था, और कितना था, वो था 834, ठीक है। यानी कि 1000 लड़कों पर 834 मात्र लड़कियां थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, कितना था, 972 था, ठीक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो भारत का जो लिंगानुपात है कंप्लीट, यानी पूरे भारत का, तो 919 था, और 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात था 927, ठीक है। और 2000, ठीक है, एक पॉइंट प्रश्न पूछा, ठीक है, भारत में बाल लिंगानुपात जो है 2001 और 2011 के बीच में थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। और ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। यदि फीट में देखें तो 5650 फीट है, ओके। और देखिए यह जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, यह उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, तथा यह दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में गुजरती है, ठीक है। और अरावली पर्वत जो है पृथ्वी की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, और जो है पश्चिमी रेगिस्तान के विकास को ये रोकने में मदद भी करती है, ठीक है। जो पश्चिमी रेगिस्तान का जो बढ़ रहा है उसके विकास को रोकने में भी ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, तो यह जो स्वीकृति दी जाती है वो जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, एनडीसी के द्वारा। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद कोई भी योजना नहीं आई, ठीक है। वहाँ से योजना बंद होगी, उसके बाद में क्या होगा, योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दे दिया, और उसमें नीतियाँ ही होती रहती है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तब से, ठीक है। कोई भी योजना नहीं आई पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, ठीक है। यानी कि कौन सा नृत्य है जो लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, ठीक है। तो इसमें देखिए यदि आपके ऑप्शन में दलखाई नाम का था तो आपको दलखाई लगाना था, ठीक है। उड़ीसा के नृत्यों के बारे में देख लेते हैं, एक हो गया सबसे जो आपका लोकप्रिय नृत्य है वो हो गया दलखाई, दूसरे नंबर पे आता है ओडिसी नृत्य, तीसरे नंबर पे आता है छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है, चैती नृत्य, चैती घोड़ा, ठीक है, डंडा नाटा और मेधा नाच और चांगू और कावड़ नृत्य, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो दलखाई आपका नृत्य है इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के संबल जिले में हुई है, ओके। और यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है, और संबल के आदिवासियों में सबसे लोकप्रिय परंपराओं लोक नृत्यों में से एक है, ओके। इसके साथ ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और यदि आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, उसको हम अगली शिफ्ट में आपको ऐड कर लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।